हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम के अंदर हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और पूरे इस टॉपिक से संबंधित अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लगभग दो क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। टॉपिक का जो नाम है आज हमारे, वो है संवैधानिक सुधार के अंदर जो सबसे पहला जो इंप्लीमेंट होता है, जो आप रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, चाहे आप पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, चाहे आप 1813 के एक्ट की बात करें या 1833 की बात करें, 1935 तक इतनी जब जितने भी सभी एक्ट्स हैं इनकी बात अगर आप करें, हम ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इन प्रावधानों को रटने की कोशिश करते हैं। और रटने, चूंकि आपका सब्जेक्ट में इतनी सारी चीजें हैं, जहां पे कई जगह ऐसी होती है कि भाई आपको कॉन्सेप्चुअल चीजों के आधार पर उनको याद रखना होता है, लेकिन कई जगह आपको फैक्चुअल आधार पर उनको याद करना पड़ता है। लेकिन भाई कहीं तो ऐसी तो कोई फील्ड ऐसा जहां पे अगर आपको लग रहा है कि इसको कॉन्सेप्चुअल वे में हम सीख सकते हैं, तो आप उसको कॉन्सेप्चुअल वे में सीखने का प्रयास किया करें, ना कि रटने का प्रयास किया करें। ठीक है, तो आज संवैधानिक सुधार को पढ़ना है, और संवैधानिक सुधार को आज आपने बिल्कुल भी नहीं रटना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये बात आप यहां पे फोकस इस चीज पर करिएगा भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, संवैधानिक सुधार के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 के अंदर हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हमारा यहाँ पे आता है, यानी कि ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट की बात हम यहाँ पे करेंगे। कोई भी चीज आपने बिल्कुल भी एक प्रेशर माइंड के ऊपर नहीं लेना है, समझना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन ये है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, क्या कारण था कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया। रेगुलेट से मतलब समझ चुके हैं कि कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। किस पर? कंपनी पर। कंपनी पर। आप अगर समकालीन स्थिति को आप जानेंगे, समझेंगे कि आपका टाइम पीरियड 1765 टू 1772 के बीच का जो टाइम पीरियड है, जिस पर ड्यूअल सिस्टम यानी कि दोहरी शासन प्रणाली जहां पे चल रही थी, यानी कि क्लाइव के द्वारा जिस प्रणाली को चलाया गया इलाहाबाद की संधि के बाद में, यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के अधिकारी लोग कितने धनाढ्य हो रहे थे, और उनको इंग्लैंड लंदन के अंदर उनको नवाब की श्रेणी उनको वहां पे दी जा रही थी, लेकिन कंपनी लगातार घाटे की स्थिति में यहाँ पे जा रही थी। तो यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पहला ऐसा प्रावधान है जिस पर ये कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इस प्रावधान के तहत जो मेनली जो हम यहाँ पे अपने महत्वपूर्ण जो यहाँ पे हम प्रावधान ये हम देखते हैं, वो है आपका कि ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है। ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है। और आप चूंकि जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी अंग्रेजों का जहां पे प्रॉपर होल्ड हुआ करता था, यहाँ पे आपका गवर्नर होता था। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आपका गवर्नर होता था। एक आपकी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, यहां पर भी आपका गवर्नर हुआ करता था। एक है आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां पर भी आपका गवर्नर हुआ करता था। अब क्या हुआ भाई, इस प्रावधान के तहत यहाँ पे गवर्नर जनरल को थोड़ी एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे दी गई, एक्स्ट्रा शक्ति यहाँ पे दी गई। कैसे दी गई गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा शक्ति? कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये बॉम्बे के गवर्नर जनरल और ये मद्रास के गवर्नर जनरल, इनके ऊपर यह शक्ति दी गई कि कोई भी कार्य होगा वो यहाँ पे इनका मतलब कोई भी अगर कार्य होगा, वो मेन जो उसके हेड होंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर। लेकिन विशेष बात जो आपको जाननी है, ज्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ये बात तो बोल दी गई कि हम जानते हैं कि यहाँ बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है वो अब जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन आ चुके हैं। यानी कि बंगाल का गवर्नर, देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर के रूप में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो गवर्नर जनरल के रूप में भी काम करेगा। जब बंगाल में काम कर रहा होगा तो वो गवर्नर जनरल के रूप में नहीं काम करेगा, वहां पे वो गवर्नर के रूप में ही काम करेगा, लेकिन इनके ऊपर वो गवर्नर जनरल के रूप हैसियत से वो काम करेगा। तो फिर आप एक चीज बोलेंगे, क्या ये इन्हीं के प्रति पूर्णतः ये
इन्हीं पे डिपेंड थे, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट पावर बॉम्बे की और मद्रास की नहीं थी। तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपके थोड़ा सा भी ध्यान हो, 1775 वाली घटना, 1775 वाली घटना, 1775 वाली घटना में क्या हुआ था कि रघुनाथ राव जब पेशवा बनना चाहता था नारायण राव की मृत्यु के बाद में, और वहां पे नाना फडणवीस उनको, यहाँ पे ये बाधा थी नाना फडणवीस के रूप में पेशवा रघुनाथ राव के बीच में। तो उसने उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ में मिलकर सूरत की संधि की थी। सूरत की संधि की थी। आप यहां पे किस बात को जान रहे हैं? आप यहां पे ये जान रहे हैं कि जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये जरूरी नहीं है कि सभी मामलों में ये बॉम्बे के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर पे ये अपना अधिकार यहां पे चलाएगा, नहीं। तो सूरत की संधि किसने की थी? बॉम्बे के गवर्नर ने की थी। सूरत की संधि बॉम्बे के गवर्नर ने की थी। अब ये बॉम्बे के गवर्नर जब सूरत की संधि की, उसके अगले यहां पे नाना फडणवीस बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल सूरत की संधि को इग्नोर करके उनके साथ में पुरंदर की संधि करते हैं। लेकिन बताइए, बंगाल, ये बॉम्बे का जो गवर्नर था, ये इनके साथ में यहाँ पे इनके इनके पास जाता है, इनको इनके साथ में हाथ जोड़ता है या कुछ ऐसा करता है, या फिर ये लंदन सीधे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जाता है? ये सीधे लंदन जाता है, उनको बताता है कि किस प्रकार से मराठा पानीपत के युद्ध के बाद में मराठा लगातार कमजोर हो रहे हैं, और मराठा तो लगातार कमजोर हो रहे हैं, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मराठा कमजोर होने पर हम जो है इनको कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी अभी चूंकि माधवराव की भी मृत्यु हो चुकी है, या पानीपत के युद्ध में भी हार चुके हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने गवर्नर जनरल की बजाय इनकी बात को ज्यादा पानी दिया। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इनकी बात को ज्यादा पानी दिया। ये बात, ये संधि इनकी वैलिड हुई, मतलब ये माना गया उनके द्वारा। तो यहाँ पे क्या बोले, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात बोली गई, हाँ ठीक है, ये प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से हम आपको ये पावर दे रहे हैं कि आप जो है बॉम्बे, मद्रास, अब सभी सभी का अपना अलग अलग कार्य होता था, अब बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से ये मतलब ये बम्बई और मद्रास जो है कंप्लीटली आपके अधीन रहेगी, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात कि हाँ, गवर्नर जनरल को पावर दी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इधर सॉरी, संसद के द्वारा पावर दी गई कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बना। लेकिन इतने ही पर भी इनके कुतरते गए। पर कैसे कुतरते गए कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय में सर एलिजा एम्पे वो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी नहीं था। उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल ने नहीं की थी, सर एलिजा एम्पे की। उसकी नियुक्ति किसने की थी? उसकी नियुक्ति की थी लंदन के अंदर से। उनकी नियुक्ति हुई थी लंदन के अंदर से, ना कि गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के प्रति वो उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं था। आगे की कहानी में इसमें उसकी जो न्यायिक घटना है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि ये बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर ये अब यहाँ पे कंप्लीटली इसके अधीन यहाँ पे आ चुका है। ये बात यहाँ पे आपको मैं बता रहा था। अब आप आगे चलिए, और मैंने इसके पीछे, अगर ये घटना, आप इसके पीछे की बैकग्राउंड आप जान चुके हैं कि भाई बैकग्राउंड क्या थी। कि बैकग्राउंड थी कि बंगाल के अंदर लगातार एक अराजकता यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, और बंगाल के अंदर जो कि एक आप देखेंगे कि 1765 से 72 जो कि एक डाकू काल की संज्ञा जिसको दी गई है, या जिसके अंदर बहुत ही बड़ी एक लूट खसोट वाली संज्ञा दी गई है, वो घटना यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कि मद्रास और बंबई की परिषद के गवर्नर को बंगाल के नियंत्रण में लाया गया, विशेषकर विदेश नीति के मामले में। ये बातें मैंने आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से मैंने आपको बता दी, रटना नहीं है आपने। क्यों लाया गया? क्योंकि अलग अलग ये लंदन से अलग अलग समन भेजने पड़ते थे, अब एक की अधीन ही कर दिया, एक को। बट वो जो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वो यहाँ पे डिपेंड थे, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है कि कंपनी के निदेशकों को 5 साल की अवधि के लिए चुना गया, और उनमें से 1/4 को हर साल निवृत्त होना था, सेवानिवृत्त होना था। यस, ये बात देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यानी कि ये जो निदेशक है कंपनी के, 5 साल की अवधि के लिए चुना गया। यानी कि मान के चल, ये 24 डायरेक्टर हमारे हुआ करते थे, 5 साल के लिए अवधि के लिए चुना गया। उनमें से 1/4 यानी कि 1/4 कितना हुआ, 1/6
यानी कि 24 सॉरी 1/4 1/24 का 1/4 कितना हुआ 6, यानी कि 24 में से जो 6 मेंबर है वो हर साल उनकी जगह वो उनका यहाँ पे रिटायरमेंट लेना था, दूसरे उनके यहाँ पे आने थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी थी? 24 थी। अब 24 में से इनको ये यहाँ पे ये कार्य होना था। लेकिन समझने की जगह पे आपको रेगुलेटरी एक्ट में 3 चीजें हैं। पहला, ये बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के गवर्नर के मामले में, दूसरा सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में, और तीसरा इनकी काउंसिल के मामले में, जो एक झगड़े का कारण यहाँ पे हमारा बनता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कंपनी के निदेशकों को ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष भारतीय अधिकारियों के राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों पर सभी पत्राचार को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। कंपनी के निदेशकों को, डायरेक्टर को, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष भारतीय अधिकारियों के साथ राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर सभी पत्राचार को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। आप जानते हैं कि इस समय में वारन हेस्टिंग के द्वारा जो राजस्व नीति जो अपनाई गई थी, वो राजस्व नीति पंचवर्षीय राजस्व नीति थी, 1772 के अंदर जो अपनाई गई थी। और इस पंचवर्षीय राजस्व नीति में क्या हुआ था, इसके अंदर ये घटना आपको देखने को मिलती है भाई, कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को जो है उसका भूमि का वो वारिस उसको वहां पे माना जाएगा। लेकिन 1777 के तहत ये इस घटना के अंदर इसके अंदर चेंज आता है और इसको 1 साल के लिए यहाँ पे कर दिया जाता है। यहाँ पे 5 साल यानी कि पंचसाला थी, यहाँ पे 1 साल के लिए इसको कर दिया जाता है। तो ये सार्वजनिक करने का यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अब आप एक चीज देखेंगे, कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि कई बार उनसे पूछ लिया जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट, वो बोलते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये भारत के अंदर नहीं था सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट कहां पर था? कलकत्ता में था। और ये भी बात आप जानिए कि कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता शहर में रहने वाले, चाहे अंग्रेज है चाहे भारतीय है, ये उन्हीं के तक इनका जो दायरा है वो सीमित था। कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे थे, और इनके अलावा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो आपके HCL, ये नाम याद रखना है। पहले HCL आता था ना अपना, एक ब्रांड था HCL, यानी कि H मतलब कि हाइड, C मतलब कि चैम्बर, और L मतलब कि लिम्बेस्टर। लिम्बेस्टर, हाइड, चैम्बर और लिम्बेस्टर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई हाइड, चैम्बर और लिम्बेस्टर। अब आप यहाँ पे बात क्या याद रखने की है, देखिए सर एलिजा एम्पे की, मैंने बताया कि सर एलिजा एम्पे जो नियुक्त किए गए थे, नियुक्ति का अधिकार किसको था? नियुक्त किसने किए थे? लंदन से नियुक्ति का अधिकार हुआ था। लेकिन एक केस जब आप यहाँ पे देखेंगे, नंद कुमार वाला केस जब आप यहाँ पे देखते हैं कि नंद कुमार को फांसी वाले मामले में आप देखते हैं कि ये सर एलिजा एम्पे जो है यहाँ पे वारन हेस्टिंग के दोस्त के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखते हैं कि नंद कुमार ने जो है चूंकि उस समय में जो है आप अवध के अंदर आप देखते हैं कि कठपुतली शासक मीर जाफर की मृत्यु के बाद में उनकी विधवा पत्नी मुन्नी बेगम का जो बेटा था मुबारिक उद्दौला, जिसकी संरक्षक के रूप में उसको वो बनाई गई थी, तो ये बताया था नंद कुमार ने। नंद कुमार जो कि बंगाल का ब्राह्मण व्यक्ति था, उन्होंने बोला कि वारन हेस्टिंग ने जब इनको संरक्षक बनाया, मुबारिक उद्दौला को बनाया, तो यहाँ पे 3.5 लाख रुपए की घूस ली। यानी कि करप्शन का एक यहाँ पे ये ऑर्डर, करप्शन का एक ये जो शिकायत इनके प्रति की नंद कुमार ने। अब लगा वारन हेस्टिंग को कि भाई फंसने वाला है मामला, तो वारन हेस्टिंग ने क्या किया? वारन हेस्टिंग ने इसके प्रति जो है अपनी दूसरी नीति अपनाई, यानी कि एक बलूकी दास जो कि अपना एक बहुत बड़ा जो व्यापारी हुआ करता हीरे का, कि उस पर जो जालसाजी के मामले में इन पे आरोप लगाया गया, या एक दूसरा और आरोप लगाए, कई आरोप लगाए गए अपनी सुरक्षा के प्रति। मैंने बताया ना कि जब भी कोई भी सरकार है, किसी भी सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो तुरंत सीबीआई और ईडी के छापे लगने शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि इन पर भी जालसाजी और इन पर भी जो है ये मुकदमा यहाँ पे जारी किया गया।
लेकिन आप घटना क्या क्यों पाओगे कि यहाँ पे वैसे सर एलिजाम पे, चूंकि ये ऐसा तो नहीं है ये वारेन हेस्टिंग के अनुसार ही काम करेंगे, जैसा वारेन हेस्टिंग बोलेंगे ऐसा नहीं है, ये वारेन हेस्टिंग ने इनकी नियुक्ति नहीं की थी, वारेन हेस्टिंग ये सॉरी एलिजाम पे इनके प्रति जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन एक लालच दिया था सर एलिजाम पे को वारेन हेस्टिंग ने। वो लालच याद रखना, क्या लालच दिया था आप जानते हैं कि ये देखिए भाई यहाँ मैप के माध्यम से कि एक होता था दीवानी न्यायालय, एक होता था आपका फौजदारी न्यायालय, और एक होता था कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। तो जो सर एलिजा एम्पे थे, उस सर एलिजा एम्पे को ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस इनको बनाया गया था। लेकिन पैसा जो होता था वो पैसा होता था दीवानी मामले में, वो पैसा जो होता था वो पैसा होता था दीवानी मामले में, ना कि इतना पैसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। सब ये चाहते थे कि भाई ये दीवानी मामलों का भी यहाँ पे न्यायाधीश अगर बन जाए तो मजा ही आ जाएगा, यही तो मामला था यहाँ पर। तो ये दीवानी न्यायालय का जो जज बनता था या फौजदारी न्यायालय का जज बनता था, उसकी नियुक्ति वारेन हेस्टिंग करते थे, उसकी नियुक्ति वारेन हेस्टिंग करते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इनकी नियुक्ति लंदन से हुई थी। तो जब आप देखते हैं कि नंद कुमार को जो फांसी दी गई जालसाजी के मामले, फ्रॉड के मामले में, कि इन्होंने फ्रॉड किया है बलूकीदास पर, तो वारेन हेस्टिंग ने अपना किया हुआ वादा इसको यहाँ पे पूरा किया और इनको दीवानी न्यायालय का चीफ जस्टिस, दीवानी न्यायालय का जस्टिस इनको यहाँ पे बना दिया जाता है। लेकिन जब इसकी जानकारी लंदन पहुंचती है तो वो इसको कैंसिल कर देते, इसको निरस्त कर देते हैं कि भाई आपकी नियुक्ति, आपके ट्रांसफर, आपका सब कुछ जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में है। तो जब हमने आपकी नियुक्ति की थी तो ये इनको राइट नहीं है कि ये उस के अनुसार जो है आपको इधर उधर या कोई दूसरा अधिकारी इनको आपको ये प्रदान यहाँ पे करे। अब वही बात हो गई भाई कि ना भाट का ना जात का, है ना, मतलब अपना दीन ईमान भी खराब किया, नंद कुमार को भी फंसाया। नंद कुमार को क्यों फंसाया गया आप जानते हैं, मतलब क्या गलत था नंद कुमार को फांसी देना? पहली बात, जालसाजी के मामले में फांसी देना, ये जालसाजी के मामले में फांसी देना भारत में ये नियम नहीं था, ये नियम लंदन के अंदर था, ये नियम लंदन के अंदर था। लेकिन ठीक है लंदन के अंदर भी था, लेकिन जो जालसाजी का जो आरोप लगा था, वो आरोप इन पर 1773 से पहले लगा था, वो आरोप इन पर 1773 से पहले लगा था। और ये कानून रेगुलेटिंग एक्ट में कब आया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1773 में हुई थी। तो इसलिए ये इनवैलिड है। जैसा कई बार आपसे पूछा जाता है ना इनवैलिड क्यों है, इसलिए इनवैलिड है कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब की गई तो यहां पे आप क्या देखते हैं, ये आप देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले इन पर यह केस लगाया गया। तो वो तो वही बात हुई ना कि आपने मान लिया जाए कि आपने जो है 2001 में चोरी की, और चोरी के लिए यहाँ पे सजा थी 2 साल की, और 2010 में चोरी के लिए सजा होगी यहाँ पे फांसी की, और आपको 2001 में जो चोरी की थी उसके लिए 2010 में आपको फांसी दे दी जाए, तो ये तो गलत है ना। तो ये जो जालसाजी का मामला था ये तो 1773 से पहले का था, ये तो 1773 से पहले का था। तो इस पे क्या, इस आधार पे कैसे फांसी दी जा सकती थी? तो बहुत ही बड़ा ये मुकदमा ये बना था, जो नंद कुमार वाला मामला था। तो आप सुप्रीम कोर्ट के संबंध में सारी घटना जान चुके हैं कि एलिजा एम्पे के साथ में इनका कैसे गठजोड़ हुआ, क्या घटना हुई, वो आप जान चुके हैं। ठीक है, हाइड, चैम्बरलिन और लिम्बेस्टर, ये 3 नाम यहाँ पे आपने याद रखने। अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि ये बोला गया था कि जो कंपनी के नौकरी पर किसी भी निजी व्यापार में संलग्न या स्थानीय लोगों से रिश्वत या उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दी। वे जो अधिकारी जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते जा रहे थे उन पर इसके लिए यहाँ पे रोक लगा दी, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि कंपनी के निर्देशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम पूर्व कंपनी में 1000 पौंड के शेयर धारक रहे होंगे। पहले 500 पौंड का अधिकार था, अब जो शेयर धारक वाला अधिकार है वो 1000 पौंड के शेयर धारक की यहाँ कम से कम अपने होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये कि एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट अपना इसके अंदर रहा है वो काउंसिल को लेकर है, वो आपका काउंसिल को लेकर है, इनकी गवर्नर जनरल की काउंसिल को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका इसका यही है, क्या है वो टॉपिक देखिए
आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, क्योंकि गवर्नर जनरल के अधीन जो है यहाँ पे आपका गवर्नर जनरल के अधीन यहाँ पे आपका ये एरिया, बॉम्बे वाला एरिया भी दे दिया गया और मद्रास वाला एरिया भी यहाँ पे आपको दे दिया गया। और अब इतना बड़ा एरिया है तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कुछ सदस्य यहाँ पे नॉमिनेट किए गए, जो सदस्य थे, काउंसिल जो बनाई गई। अब इन काउंसिल के सदस्यों के संबंध में ही आपसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपने इनके नाम याद रखने की, नाम क्या है इन चार व्यक्तियों को, फिर इन चार व्यक्तियों के नाम के बाद में आपने इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं को आपने इनकी देखना है कि महत्वपूर्ण कौन सी घटनाएं यहाँ पे इनकी घटी थी। तो चार नाम आप जानिए सबसे पहले, और इन्हीं से संबंधित मैं बताऊं, देखिएगा कितने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके। फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, बहुत ही तसल्ली वक्त देखना है। मॉनसन बोरवेल, ये तो है वो चार मेंबर, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसेन और बोरवेल। ठीक है। इसके अलावा पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो आपके थे हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू हो सकती है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी कौन सा था वारन हेस्टिंग का, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी या जो बिल्कुल लगातार जिसके साथ इनका संघर्ष रहा, तो वो व्यक्ति था वारन, ये फिलिप फ्रांसिस, वो व्यक्ति था फिलिप फ्रांसिस। सबसे जो है महत्वाकांक्षी और सबसे योग्य व्यक्ति भी जिसको आप बोल सकते हैं वो था फिलिप फ्रांसिस। और ये फिलिप फ्रांसिस ही वो पहला काउंसिल का मेंबर था जिसने कॉर्नवालिस के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट 1793 के अंदर लाया जाता है, 1793 में जो लाया जाता है, उसकी शुरुआत जो है, मतलब उसके लिए जो कार्य के लिए जो स्थायी जो सुझाव जो दिया था सबसे पहली बार परमानेंट टैक्स का जो सुझाव दिया था, वो फिलिप फ्रांसिस ने ही दिया था। लेकिन इससे पहले आपको ये बात याद रखनी है, जो चार सदस्य आए थे, अब बात यहाँ पे बोली गई थी कि निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर होना है, बहुमत के आधार पर होना है। बहुमत मतलब कि देखिए कि चार सदस्य ये हुए, एक आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ बंगाल का, ना कि भारत का, अभी बंगाल का। तो टोटल कितने हुए? पांच। पांच में से कितने होने थे एक जगह? बहुमत तो तभी होगा ना, पांच में से होने थे तीन, तब बहुमत होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि गवर्नर जनरल जहां पर बराबर का मत अधिकार हो, बराबर का मत अधिकार हो, वहां पे ये अपने बहुमत का निर्णय बहुमत से निर्णय ले सकता था। इसका मतलब भी बहुत ही गहरा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे कि अब तो यहाँ पे चार है, लेकिन पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि पीट्स इंडिया एक्ट में चार में से कम करके तीन कर दिए गए थे। 1784 में चार में से कम करके तीन कर दिए गए थे, और एक आपका होता था गवर्नर जनरल, तो तीन और एक चार, यानी कि एक तो खुद गवर्नर जनरल था, और इन तीन में से सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल को एक व्यक्ति की जरूरत होती थी, एक की, सिर्फ और सिर्फ। क्यों? एक अगर इनके साथ मिल जाता था, एक और एक दो यहां पे हो जाते थे, और यहां पे बच जाते थे आपके सिर्फ और सिर्फ दो, यहाँ पे दो बच जाते, दो हो जाते। तो इस स्थिति में गवर्नर जनरल यहाँ पे अपना बहुमत का प्रयोग यहाँ पे कर सकता था, यानी कि दो दो, यानी कि यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो पावर है वो डबल हो जाती थी, यानी कि वोटिंग पावर है एक की जगह दो हो जाती थी। तो इसलिए ये है बहुमत वाला मतलब, ये आप जानिएगा। लेकिन जब आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में पढ़ते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में अगर बारवेल को छोड़े यहाँ पे, अगर यहाँ पे बारवेल को छोड़े, चूंकि बारवेल तो पहले से ही भारत में था, चूंकि बारवेल तो पहले से ही भारत में था, और भारत में पहले से बारवेल अगर था, तो ये तो भाई हेस्टिंग का मतलब हेस्टिंग का क्लोज था। लेकिन जो ये तीनों व्यक्ति है, बात फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसेन, ये तीनों प्रतिद्वंदी है, और शुरुआती समय से इनके दिमाग में इमेज बनी हुई थी कि ये वारन हेस्टिंग जो है करप्टेड व्यक्ति है, ये एक करप्टेड व्यक्ति है, यानी कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। और इन्होंने आरोप लगाया कि जब ये भारत में आए, इनका क्रांतिकारी स्वागत इनका नहीं हुआ, यानी कि अच्छा स्वागत इनका नहीं हुआ। और इन्होंने शुरुआती समय से ही अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया, चाहे वो नंद कुमार का मामला है, चाहे वो जो है यहाँ पे दूसरे मामले हैं, अवध को लेकर है, रुहेलखंड को लेकर है, या फिर दूसरे मामले हैं। तो आप देखते हैं कि तीनों व्यक्ति भारत में 1774 के अंदर आते हैं,
और ये 1776 तक यहाँ पे रहते हैं। सॉरी, 1774 से 1706 तक का जो मामला है, कि नकेल कस के रखते हैं वारेन हेस्टिंग की। नकेल, हर काम में ये अड़चन अड़ाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे वारेन हेस्टिंग जो है इनसे परेशान जब हो जाता है, तो परेशान होकर वारेन हेस्टिंग ने अपने एक दूत को लंदन भेजता है, और उस दूत को लंदन भेजने, ये अपना त्याग पत्र देकर भेजता है कि मुझे नहीं रहना गवर्नर जनरल, मैं त्याग पत्र देता हूँ, मैं त्याग पत्र देता हूँ। चूंकि फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉन्सन नाक में दम किया हुआ था, नाक में दम किया हुआ था, ये बोला था कि लखनऊ के अंदर जो अवध के मामले में इंटरफेयर कर रहा था, लखनऊ के अंदर जो आपका ये मिडलटन, मिडलटन जो ब्रिटिश रेजिडेंट आपका था, उसको वहां से बुलाइए, क्योंकि आपका वफादार है मिडलटन, और मिडलटन की जगह वहां पे ब्रिस्टो को नियुक्त करिए, मिडलटन की जगह वहां पे ब्रिस्टो को नियुक्त करिए, ब्रिस्टो को यहाँ पे नियुक्त करिए। लेकिन जब इनका इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इनको क्रिएट हुई, वारेन हेस्टिंग को इन्होंने अपना दूत भेजा त्याग पत्र देकर। आप जानेंगे ये घटना 1775 की है। लेकिन जब तक वहां से निर्णय आता है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके क्लेवरिंग को नया गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया, क्लेवरिंग को नया गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। जब 1776 में वो दूत वापस आते हैं, मतलब सॉरी, इनको पता लगता है कि भाई ऐसे ऐसे क्लेवरिंग को नया गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया, तब तक स्थिति वारेन हेस्टिंग के अनुकूल हो चुकी थी। कैसे हो चुकी थी कि 1776 में मॉनसेन की मृत्यु हो चुकी, 1776 के अंदर मॉनसेन की मृत्यु हो चुकी थी। और मॉनसेन की जब मृत्यु हो चुकी 1776 में, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देखते हैं कि अब इनकी जगह पे एडवर्ड व्हीलर नामक नया व्यक्ति आता है काउंसिल के अंदर, एडवर्ड व्हीलर नामक नया व्यक्ति काउंसिल के अंदर यहाँ पे आता है। और आप एक चीज देखते हैं यहाँ पे, तो इनके स्थिति इनके अनुकूल है, तो इन्होंने ये पद इनको नहीं सौंपा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट एलिजा एम्पे को इनको इन्होंने लालच दिया हुआ था, तो एलिजा एम्पे या सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको इनकी जो एक गवर्नर जनरलशिप को रद्द कर दिया गया, तो ये नहीं बने। अगले साल 1777 के तहत इनकी भी मृत्यु हो जाती है। देखिए 1776 में मॉनसेन की मृत्यु, 1777 के तहत यहाँ पे क्लेवरिंग की मृत्यु। बचता कौन है इन तीनों में से, बचता है फ्रांसिस, और 1780 में इनको भी वापस बुला लिया जाता है, 1780 में क्लेवरी इनको फ्रांसिस को भी वापस बुला लिया जाता है। ये बात आप यहाँ पे याद रखना भाई, ठीक है। तो आप कितनी बातें यहाँ पे हो गई, इसको आप एक बार रिपीट करना, अच्छे से देखना, समझना। चीजें अगर आप रटोगे तो मजा नहीं आएगा। ये क्या है, मतलब कि मैं ये क्यों बता रहा था कि फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन की नियुक्ति क्यों की गई थी, गवर्नर जनरल के पर उतरने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की नियुक्ति क्यों की गई थी, गवर्नर जनरल के पद पर उतरने के लिए। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के ऊपर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं दी गई थी गवर्नर जनरल को, ये पर उतरने के लिए। तो मेरी बात समझे कि क्या मैं कहना चाह रहा था आपसे अपने रेगुलेटिंग एक्ट के इस वीडियो के माध्यम से। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि नेट के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, या पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है, आपका हौसला, आपका उत्साहवर्धन अगर लगातार मिलेगा, तो मुझे नए नए टॉपिक्स पर आप कमेंट में भी छोड़ना। जो भी आपको हार्ड से हार्ड टॉपिक लगता है उसको कमेंट में आप टाइप करना, मैं प्रयास करूंगा उसको एक आसान भाषा में उसको आपको समझाने का, आपसे उसको मुखाबिक करने का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।